नमस्ते एंड जय हिंद। आज मॉर्निंग में निर्मला सीतारमण जी जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने आज 2021-22 का हमारा यूनियन बजट पेश कर दिया। अब क्या की फीचर्स है इस बजट में, क्या की पॉइंट्स है इस बजट के, क्या क्या आपको लाभ मिलने वाला है, किस किस चीज पे आपका रेट बढ़ने वाला है, इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। अब यूनियन बजट 2021 क्या होता है? यूनियन बजट 2021 बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा और बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा, मतलब ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में आपके सामने जाऊंगा नहीं। बजट एक ऐसी चीज होती है, मान लीजिए अगर आपके घर में आपके यहाँ पे जो कमाने वाला है वो महीने के 50,000 रुपये कमाता है, तो अब हम लोग उसको महीने के हिसाब से अरेंज करते हैं कि भाई मेरे को 10,000 रुपये बच्चों की फीस भरना है, मेरे को 5,000 पेट्रोल के लिए लगेगा, मेरे को 5,000 की सेविंग करना है, मेरे को 6,000 में घर को पेंट कराना है। इस टाइप से होता है, एक बजट बनता है घर का। उसी टाइप से ये जो मंथली बजट बोल दिया मैंने, उस हिसाब से देश का जो बजट होता है वो ईयरली बजट होता है कि देश ने कितना पैसा रेवेन्यू जनरेट किया, कितना पैसा कमाया, और उस पैसे को किस तरीके से कहाँ कहाँ पे खर्चा करने वाला है देश, ये बताया जाता है यूनियन बजट में। अब क्या क्या की फीचर्स है इस बजट के? सबसे पहले तो ये है कि ये जो बजट पेश किया गया है ये पेपरलेस तरीके से, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये ऐसा पेश किया गया है कि किसी को भी पेपर से पेश किया नहीं गया हुआ है। ये बजट है, ये बजट पेपरलेस या डिजिटली पेश किया गया है। ये समझ लीजिए कि डिजिटल इंडिया की तरफ और एक कदम हमने बढ़ा लिया है। तो एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि जो बजट है वो पेपरलेस तरीके से हमने प्रेजेंट किया हुआ है। इसके अलावा ये बजट जो बनाया गया है वो आत्मनिर्भर भारत के कंसेप्ट को बल देने के लिए बनाया गया है। मतलब बहुत सारे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करने की वाली है इस बजट में। इसके अलावा जब कोरोना काल चल रहा था, मतलब आपने अभी हाल ही में लॉकडाउन हमने सबने ठीक तरीके से निकाल दिया, उस टाइम पे मोदी जी ने कई सारे पैकेज अनाउंस किए थे, कई सारे छोटे छोटे पैकेज अनाउंस किए थे, लेबर्स के लिए अनाउंस किए थे, कुछ हेल्थ वर्कर्स के लिए किए थे। वो पैकेज भी इसमें बताए गए हैं। मतलब 5 टाइप के जो छोटे छोटे बजट्स अनाउंस किए गए थे। होता क्या है ना कि हम लोग एक बजट बनाते हैं पूरे साल के लिए, पर साल के बीच में अगर कुछ आपदा आ गई या नेचुरल डिजास्टर कुछ आ गया तो वो बजट से बाहर कैलकुलेट होता है, क्योंकि हम लोग वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल सुनामी, ये चीज़ वो चीज़, ये सब चीज़ें हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो कैसे आने वाली है, उसमें हमको कितना खर्चा लगेगा। तो उस वजह से वो 5 जो छोटे छोटे बजट्स भी दिए गए थे कोरोना टाइम के, वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के लिए जीडीपी का 13%, मतलब टोटल जीडीपी का 13% आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया जाएगा। ये बजट में निर्मला सीतारमण जी ने खुद कहा है। ये जो बजट है ना, ये बेसिकली 6 पिलर्स पे खड़ा हुआ है। मतलब हमारे यहाँ पे जैसे बेस बनता है ना, एक बेस बनता है, उसके बाद पिलर्स बनते हैं, उसके बाद एक घर बनता है, उस टाइप से 6 पिलर्स के ऊपर में ये बजट बना हुआ है। वो 6 पिलर्स है। सबसे पहले है हेल्थ एंड वेलफेयर। मतलब इसमें हेल्थ और वेलफेयर को बहुत सारी प्रायोरिटी दी गई है, और क्यों ना दे भाई, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, वो सब तक से सही से पहुंचनी चाहिए, इसलिए हेल्थ एंड वेलफेयर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है इस बजट में। इस बजट में जो सेकंड पॉइंट दिया गया है वो है फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की गई है। फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब थोड़े से और आधुनिक करने की बात की गई है इस बजट में, उनको एक पिलर बनाने की कोशिश की गई है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है डेवलपमेंट फॉर एवरीवन। जी हाँ, मतलब कई बार होता है ना कि ट्राइबल्स तक के ये सारे बजट की चीजें नहीं पहुंच पाती, उन तक वो रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाती, तो इस बार डेवलपमेंट फॉर एवरीवन को इसमें अहम पिलर में रखा गया है। मतलब जितने भी लोगों तक, चाहे वो गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, पीड़ित हो, उन सब तक ये सारी स्कीम सही से पहुंचे, इसका ध्यान भी इस बजट में रखा गया है। इस बजट में और फिर ह्यूमन रिसोर्स एंड कम्युनिकेशंस को भी एक बहुत अहम हिस्सा बनाया गया है, जिससे कि आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू या जो भी आप काम करते हैं उसके थ्रू किस तरीके से देश का भला करते हो, उससे रिलेटेड भी इस बजट में कई सारे आपको स्कीम्स मिल जाएंगी। इसके अलावा जो पांचवा स्तंभ है या पांचवा पिलर है, इनोवेशन एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जी हाँ, इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी इसमें प्रायोरिटी दी गई है।
इनोवेशंस मतलब हमारे देश में हम लोग जानते हैं कई कई तरह के इनोवेशंस होते रहते हैं, बेसिकली अगर बोल दूं तो जुगाड़ होते रहते हैं। उन सब चीज़ों को स्किल इंडिया के माध्यम से ये लोग और ऊपर लाने की कोशिश करने वाले हैं इस बजट के थ्रू। इसके अलावा जो छठवां और आखिरी पिलर इस बजट को बनाया गया है वो है मिनिमम गवर्नमेंट बट मैक्सिमम गवर्नेंस। अब मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस क्या है? मिनिमम गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के जो भी खर्चे हैं या जो गवर्नमेंट के पैसों पे, जो हमारे पैसों पे जो गवर्नमेंट चलती है, उनके खर्चे कम करने की कोशिश की गई है, बट उसमें से गवर्नेंस अच्छे से अच्छा होना चाहिए। मतलब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। उस पे गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान देगी इंस्टेड ऑफ खुद के लिए कुछ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करने के लिए। तो ये तो थे 6 पिलर्स जिसके ऊपर में ये सारा बजट खड़ा हुआ है। अब एक एक सेक्टर वाइज हम लोग देखेंगे कि क्या सेक्टर्स में क्या क्या चीजें, किस किस को क्या क्या मिलने वाली है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा, बट एक सेक्टर वाइज अगर बताऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर से समझेगा, और बजट आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के हिसाब से आप सब चीजें तय करेंगे आपको क्या करना है आगे, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हाल ही में जो बहुत सारा आंदोलन हुआ है, बहुत सारा हिंसक आंदोलन हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। क्या क्या दिया है मोदी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में? मोदी गवर्नमेंट ने या निर्मला सीतारमन जी ने बताया है, वो लोग जो फार्म गुड्स है उसको सबसे पहले बहुत रैपिडली बाय कर रहे हैं। मतलब जो भी इक्विपमेंट्स या फार्म के लिए काम आते हैं वो चीज़ बहुत ही फास्टली बाय करे जा रहे हैं। इसके अलावा एक और डेटा निर्मला सीतारमन जी ने दिया था कि हाल ही के दिनों में गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या एकदम से बढ़ी है। तो गेहूं उगाने वाले जो किसान हैं उनको कई सारी राहतें दी जा रही है यहाँ पे। ऐसा नहीं है सिर्फ गेहूं उगाने वाले किसानों को ही राहतें दी जा रही है, जो लोग एनिमल हस्बेंड्री में है, फिशरीज में है, या फिर कोई भी एनिमल को पालने में है, या डोमेस्टिक एनिमल्स के थ्रू हम लोग जो खेती करते हैं, एनिमल फार्मिंग करते हैं, उसमें है, उनको भी इसमें राहत दी जा रही है। जैसे अगर आप फिश पालने का फिशरीज का धंधा करते हैं तो आपको उसमें भी कुछ राहतें मिल रही है। इसके अलावा अगर आप गाय लेके आप दूध का या डेयरी बिजनेस भी करते हैं तो उसमें आपको कुछ राहत दी जा रही है। बेसिकली आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए जो जो भारत में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी सारी राहतें इसमें दी जा रही है। और पहली बार एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया हुआ है इस बजट में। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर वही जो मैंने आपको बताया कि जिससे एग्रीकल्चर करने में काम आएगा। जिस तरीके से कई कई जगह पे मंडियाँ होती है, वो मंडियों को जो ऑनलाइन हो चुकी है उन मंडियों को और ज़्यादा अत्याधुनिक चीज़ों से जोड़ा जाएगा और चीज़ों से उनको लेस किया जाएगा। तो जितनी मंडियाँ है वो भी हाईटेक हो जाएगी अभी। उसके लिए भी इसमें बजट में प्रावधान किया गया हुआ है। इसके अलावा 2019 के दौरान मोदी गवर्नमेंट ने या निर्मला सीतारमन जी ने 68,000 करोड़ फार्मर्स को अलॉट किए। एक टाइप से उनको लोन के जरिए दिए गए, या उनको कोई भुगतान किया गया, या उनकी फसल का बीमा करवा दिया गया। इन सब चीज़ों के द्वारा 68,000 करोड़ 2019 में दिया गया। और इसी के जरिए निर्मला सीतारमन जी या मोदी गवर्नमेंट कहना चाहती है कि वो फार्मर्स के साथ आज भी खड़ी है। तो ये तो थी एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए कई सारी चीज़ें जो मोदी गवर्नमेंट ने इस यूनियन बजट में पेश की। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन सेक्टर के बारे में। एजुकेशन सेक्टर में एक्चुअली इतनी ज़रूरी होती है क्योंकि हमारे देश का जो भविष्य है यही से छोटे छोटे बच्चे बड़े होते हैं, कुछ पायलट बनते हैं, उनके एस्पिरेशंस होते हैं। तो सबसे पहले 750 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे ट्राइबल्स के लिए। जो ट्राइब्स है, जो जो आदिवासी लोग हैं, उन तक अगर एजुकेशन नहीं पहुंच रही है तो उनके लिए ट्राइब में या गांव में या बहुत छोटे छोटे जगह में स्कूल्स बनाई जाएगी। लगभग 750 स्कूल्स बनाई जाएगी ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाए। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख का जब से स्प्लिट हुए हैं, जब से लेह लद्दाख जब से यूनियन टेरिटरी बना है, तब से वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो वहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, ये भी इस बजट में कहा गया है। इसके अलावा हाई एजुकेशन कमीशन भी सेट किया जाएगा लेह में। जी हाँ, हाई एजुकेशन कमीशन बहुत ज़रूरी होता है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में नज़र रखने के लिए। जो जो चीज़ें उनके लिए अच्छी होती है, जो जो चीज़ें उनके लिए बनाने के लिए, या कुछ भी उनके लिए जो काम की चीज़ें सिलेबस प्रिपेयर करने के लिए, सब चीज़ों के लिए
कोई मॉनिटर करने के लिए होना चाहिए, तो हाई एजुकेशन कमीशन भी बनाया जाएगा लेह में, यूनियन टेरिटरी जो अभी बना दी गई है। ये मेन पॉइंट्स थे जो एजुकेशन सेक्टर्स में इंक्लूड किए गए हैं मेरे तरफ से। बाकी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी और इंक्लूड किया, बट मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा और आप शायद देखेंगे भी नहीं उतना। अब बात कर लेते हैं लेबर्स या वर्कर्स या आम जनता जिनको क्या क्या मिलने वाला है। मतलब लेबर्स हमने कई बार देखा है ना कि कोरोना के टाइम पे लेबर्स अपने पैदल निकल जा रहे हैं कहीं पे, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर से, उनको कहीं अगर वो काम के लिए जा रहे हैं तो उनको वो चीज़ प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं था उस स्टेट का। तो ये प्रॉब्लम इन्होंने ख़त्म कर दी है, वन नेशन वन रेशन कर दिया है। मतलब आप कोई भी स्टेट के हो, समझो आप यूपी के हो और अगर आप महाराष्ट्र में खाना पाना चाहते हो गवर्नमेंट की स्कीम के तहत बहुत सस्ते में, तो आप यूपी का रेशन कार्ड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र के हो और आप यूपी में जाके वो रेशन लेना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो वन नेशन वन रेशन यहाँ पे हो चुका है। आपको अपना कोई भी अलग से रेशन कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका पुराना चलते आ रहा है मम्मी डैडी की तरफ से, वो रेशन कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। स्टार्टअप इंडिया के तहत महिलाओं को बहुत सी चीज़ें अभी नई नई दी जाएगी इसमें। पहले महिलाओं के पास में ज़्यादा अधिकार नहीं होते थे कि जिसकी वजह से वो रात को काम ना कर सके या नाइट शिफ्ट काम ना कर सके, पर अभी महिलाओं को अगर अच्छा वर्क माहौल है, अगर सब चीज़ें प्रॉपर है, अगर पिकअप ड्रॉप की सुविधा है, सब चीज़ें अगर प्रॉपर है, तो उनको उस कंपनी में भी डे नाइट काम करने की अभी अनुमति दी गई है सरकार की तरफ से। उसके बाद में स्किल इंडिया के तहत काफ़ी सारी चीज़ें जो लेबर्स है, जो चीज़ काम करने में रुचि रखते हैं या उनमें स्किल है उस चीज़ की करने की, उसके लिए भी इसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा ESIC कवर फॉर सारे वर्कर्स को मिलने वाला है। ESIC कवर बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ESIC कवर मतलब अगर आपको काम करते वक्त कुछ डिसेबिलिटी हो गई है या कुछ प्रॉब्लम हो गया है जिसकी वजह से आप फिर काम नहीं कर पा रहे हो, तो गवर्नमेंट इसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ पैसे देंगी और वो कवर पहले जो नहीं हुआ करता था अभी इस बजट में ऐड कर दिया गया है। तो ESIC के थ्रू आपको अगर समझ लीजिए आप श्रमिक है, कोई लेबर है और आपको कुछ तकलीफ हो गई है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है काम करते वक्त, तो गवर्नमेंट आपका पूरा ख्याल रखेगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। तो ये थे लेबर क्लास के लिए या फिर आम जनता के लिए जो जो राहत और मिली थी वो। अब बात कर लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में। जी हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारत ने कुछ सालों में ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली है। सुपारको हमारे से पहले बना हुआ है बट वो अभी हमारे से इतना पीछे है। और अभी अगर देखा जाए तो इसरो यार कहीं ना कहीं लीड कर रहा है 1 2 3 4th पोजीशन पे। तो हम लोग काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं साइंस एंड स्पेस में। तो स्पेस सेक्टर में या साइंस सेक्टर में जो गवर्नमेंट आपको ऑफर देने वाली है या जो राहत देने वाली वो है, दिसंबर 2021 तक के अनमैन्ड सैटेलाइट लॉन्च कर देगी इंडियन गवर्नमेंट या इसरो। जी हाँ, ये भी घोषणा कर दी गई है कि 2021 दिसंबर तक अनमैन्ड सैटेलाइट लॉन्च कर देगी। ये हिस्ट्री इन द बिगनिंग होगा, ये एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाली बात हो जाए। और याद कीजिए 2011 में जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था भारत का। अब 2021 में जो सेंसस होगा वो डिजिटल होगा। जी हाँ, कोई आपके घर में नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कोई आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करेगा। आपको कुछ शायद ऑनलाइन वो लोग प्रोवाइड कर देंगे, वो ऑनलाइन आपको भरना है और हम लोग डिजिटली सेंसस करवाएंगे। इतने बड़े देश का सेंसस करना मामूली बात नहीं है और ये डिजिटल होना ये बहुत बड़ी बात है। तो डिजिटल सेंसस होने जा रहा है 2021 में। इसके अलावा 50,000 करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी अलॉट किए गए हैं बजट में। जी हाँ, 50,000 करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी अलॉट किए गए हैं। मतलब जो कुछ भी रिसर्च हम लोग करते हैं, फॉर एग्जांपल कोरोना वैक्सीन की रिसर्च जब कर रहे हैं उसके पीछे जो रिसोर्सेज लगी है उसके पैसे के लिए भी 50,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने आवंटित किए हैं। इसके अलावा गहरा सागर मिशन भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें जो कि हमारे नेवी के जो आदमी लोग रहते हैं, जो नेवी के सोल्जर्स रहते हैं, वो लोगों तक अगर कुछ खाना पहुंचाना है, कुछ मेडिसिन पहुंचाना है, कुछ मेडिकेशन पहुंचाना है, कुछ भी हेल्प पहुंचानी है, तो वो गहरे समंदर में भी जाके पहुंचाई जा सकेगी गहरा सागर मिशन के तहत। तो ये थी साइंस से रिलेटेड कुछ चीजें जो साइंस सेक्टर से रिलेटेड है, जो इस बजट में हमको बताई गई है। अब आ जाते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या क्या चीजें, किस किस को क्या क्या मिलने वाला है।
सबसे पहले अभी हाल ही में बंगाल में इलेक्शन से हम लोग जानते हैं, तो बंगाल को नेशनल हाईवेज मिलने जा रहे हैं, कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर को न्यू गैस पाइपलाइन मिलने जा रही है। जी हाँ, जो पुराना हमारा तरीका होता था ना गैस प्रोवाइड करने का, सिलेंडर्स आते थे भर भर के हमारे घर में, वैसा नहीं होने वाला है। अभी इस बजट में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर से लेके कई सारे राज्यों में गैस पाइपलाइन स्प्रेड की जा रही है धीरे धीरे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को भी कुछ फंड दिया गया है। वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मतलब जो भी बिजीएस्ट रूट्स है ना, जिसमें ट्रेन चलती है या जहाँ पे आपको लगता है कि ट्रेन आपकी लेट हो जा रही है, कई दिक्कतें आ रही है आपको ट्रेन रूट्स में, तो उसमें ये ट्रेन्स ऐड की जा रही है और सारी, जिससे कि ट्रेन्स लेट होने की संभावना कम हो जाए, ट्रेन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाए। इस वजह से भी उनको पैसे अलॉट किए जा रहे हैं। चेन्नई और बैंगलोर को न्यू मेट्रो बजट भी अलॉट कर दिया गया है। चेन्नई और बैंगलोर में भी अभी मेट्रो दौड़ने वाली है और कई सारी जो मेट्रो लाइंस है वो खुलने वाली है। जो पहले फेज में होता था अभी वो नहीं, अभी दूसरे फेज में भी चेन्नई और बैंगलोर को कुछ पैसे इस बजट में दिए गए हैं। अब कुछ अगर हम लोग मिसलेनियस की बात कर ले, मिसलेनियस सेक्टर बोल लीजिए उसको, मिसलेनियस चीजें जो मैंने बजट से निकाली, जो मैं देख रहा था तब, सबसे पहले एक बहुत अच्छी चीज कर दी है कि 75 साल की उम्र के जो एजेड लोग हैं उनको अभी टैक्स कोई भी भरना नहीं है, टैक्स रिटर्न्स फाइल करने नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। वो अपनी जिंदगी जितनी भी है वो जी सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है उसको 70 करना चाहिए, बट 75 पता नहीं, ठीक है 75 तक, 75 से ऊपर की जितने भी लोग हैं उनको कोई रिटर्न्स नहीं भरना है, कोई लाइन में नहीं लगना है, कुछ नहीं करना है। बिंदास अपने घर पे जितना भी पेंशन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप उस पे जी सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए और एक खुशखबरी दी गई है। LIC का IPO आने वाला है। जी हाँ, LIC का IPO आने वाला है। कितना लॉट साइज आएगा, क्या आएगा, ये सब चीज़ें अभी बताई नहीं गई है, बट LIC का IPO आएगा जिसमें आप LIC में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में जो FDI है वो इंक्रीज करके कर दिया गया है 75%, जो कि पहले बहुत 46 या 43% था, तो उसको बढ़ा के 75% कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट बहुत एक अलार्मिंग चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो है वो फिस्कल डेफिसिट हमारा बहुत बेकार हो गया है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद बताया कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 6.8 हुआ है। फिस्कल डेफिसिट है क्या? बेसिकली अगर मैं बहुत शॉर्ट में, अगर बहुत नॉर्मली समझाऊँ आपको, तो अगर मेरी इनकम 10,000 रुपये है और मेरा जो खर्चा है वो 20,000 रुपये है, तो जो बचा 10,000 एक्सेस है वो मेरा फिस्कल डेफिसिट हुआ। तो हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, जो कि जिसको कम करने की हमको कोशिश करनी पड़ेगी। जहाँ तक बजट में इस सब चीज़ों के लिए कोशिश की जा रही है। और टॉयज़ और टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए कई सारे हब बनाए जा रहे हैं, जिसमें इंडिया टॉय प्रोड्यूसर, बहुत बड़ा टॉय प्रोड्यूसर बन सकता है। इसके अलावा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर बन सकता है। हाल ही में हमने देखा था कि टॉय प्रोडक्शन यूपी में लग रहा है, बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है, उसके लिए हब्स बनाए जा रहे हैं। ये भी इस बजट में कहा गया है। अब GST फाइलिंग भी इस बजट के अंदर बताया गया है कि GST फाइलिंग भी बहुत आसान हो जाएगी। मतलब कई बिजनेसमैन लोगों को कोई तकलीफ हो रही थी ना GST फाइलिंग करने में, तो अभी वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ऐसा भी कुछ फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे कहा है। 35,000 करोड़ रुपीस, 35,000 करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने आवंटित कर दिए गए हैं। जी हाँ, 35,000 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता, और बहुत बड़ा देश है, तो हमारे पूरे देश के लिए 35,000 करोड़ के लिए, कोरोना वैक्सीन के लिए इस बजट में उसको हिस्सा दिया गया है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटीज कई चीज़ों पे कम हो गई है, कई चीज़ों पे बढ़ा दी गई है। मोबाइल पार्ट्स पे 2.5% कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। ये सब चीज़ें लागू होगी अक्टूबर 2021 से, मतलब कस्टम ड्यूटीज जो लागू होगी वो होगी 2021 से, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मोबाइल पार्ट्स या चार्जर्स के जो पार्ट्स है उसके ऊपर में लगभग 2.5% इन्होंने बढ़ा दिया है। ये शायद मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए है। इसके अलावा कॉपर स्क्रैप का भी जो कस्टम ड्यूटी है वो भी 2.5% से बढ़ा दी गई है, 5% कर दी गई है। 2.5% से 5% करना मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, बट कॉपर स्क्रैप होता क्या है? कॉपर स्क्रैप मतलब जो कॉपर यूज होने के बाद में जो चीज़ें बच जाती है ना,
वो स्क्रैप अगर हम लोग कहीं से इंपोर्ट करते हैं कुछ होता है तो उस पे कस्टम ड्यूटी अभी हमको 5% लगेगी, पहले 2.5% लगती थी। गोल्ड और सिल्वर पे आपको कुछ रिलीफ जरूर देंगे, अभी तक इन्होंने कुछ डिक्लेयर नहीं किया है कि गोल्ड और सिल्वर पे क्या रिलीफ देंगे। इसके अलावा पेट्रोल पे सेस बढ़ा दिया गया है, डीजल पे सेस बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल पे 2.5 रुपीज का सेस बढ़ा दिया गया है इस बजट में। इसके अलावा डीजल पे 4 रुपीज पर लीटर का सेस आपको बढ़ा दिया गया है, तो पेट्रोल और डीजल फिर महंगा हो जाएगा। इसके अलावा बजट में जितनी मेरे को हाईलाइट्स लगे या जो जो चीज़ें मुझे लगी वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की, बहुत डिटेल कवर नहीं किया है। जो मेन पॉइंट्स मुझे लगे कि आपको जानना जरूरी, बस वही कवर किया है। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन अच्छे से टेस्ट हुई है, इसका कई जगह ड्राई रन हो चुका है, तो इसमें भरोसा कीजिए, अपना वक्त आने पर ये वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो या कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।